हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ लेक्चर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आखिरी लेक्चर होने वाला है। तो पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब ये लेक्चर उसी का कंटिन्यूएशन है। तो देखते हैं कि लेक्चर 7 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000 kg अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल ट्रैक। मतलब कि एक ट्रेन है, मतलब एक ट्रेन का इंजन है ये, और ये 5 वैगन मतलब बोगी को खींच रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको खींच रहा है। ठीक है, ये यहाँ ड्राइवर बैठा है। तो अब इसमें पूछेगा, इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन, देन कैलकुलेट नंबर 1 नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ठीक है, तो उसने बोला है कि ये इंजन 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इसमें एक अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 5,000 का। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नेट फोर्स कितना होगा, ये पहला वाला पार्ट कर रहा है। नेट फोर्स कितना होगा, मान लीजिए सिस्टम है, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है 40,000, और फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, तो पीछे कितना फोर्स लग रहा है 5,000 न्यूटन। तो बस उसको उससे माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 कितना आएगा 35,000, ठीक, न्यूटन। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब चूँकि हमने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया है, तो फोर्स हमें पता चल गया, फोर्स कितना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ए होता है। फोर्स हमने ये निकाल लिया है कि इस पर इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, मास अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स तो हमें पता है, मास, ये पूरा मास सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का मास लेंगे ना। पर शायद एसचांद बुक में एक गलती कर दी, उसने सिर्फ इन वैगन्स का मास ले लिया, इस इंजन का मास नहीं लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 8,000 इसका है, 8K मतलब 8,000 इसका है, इसका 1K, ठीक, इसका भी 1K, इसका भी 1K, और इसका भी 1K, इसका भी 1K। 1K कहता है ना 1000 को, 1K सब्सक्राइबर हो गए, लिख के नहीं आता है। ठीक है, 1K सबका 1K है। तो कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12, 8 है, 9 10 11 12 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1K, हाँ सॉरी 2K है, सॉरी 2K है, ठीक, 2K। तो हो जाएगा 8, और ये 5 हो जाएंगे 10, तो कितना 18 हो जाएगा। तो 35,000 अपॉन 18,000। तो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये आएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आएगा। शायद ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, पर एसचान में दिया है, तो मैं करवा देता हूँ। अगर एनसीईआरटी में भी दिया है तो कोई बात नहीं। तो इसमें पूछा है कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब कि ये वैगन 1 है 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें पूछा कि ये जो वैगन है, ये इससे जुड़ा है ना, ऐसे जुड़ा है, तो ये इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है, क्योंकि देखिए ये इस पर इसको खींच रहा है, तो ये इसको कितनी फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एज्यूम कर लेते हैं। देखिए जो ये वैगन 1 है, ये पूरा इतना हिस्सा खींच रहा है ना अपने पीछे। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, 2 3 4 5 इन सबको खींच रहा है। और जैसे मान लीजिए 4 में पूछा होता तो 4 वाला सिर्फ 5 को खींच रहा है, 3 का पूछा होता 3 वाला सिर्फ 4 और 5 को खींच रहा है। ये आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए एक रस्सी है, ठीक है, और एक रस्सी है, और मान लीजिए इस पर एक इंसान लटका हुआ है। ठीक है,
अरे आपने वो धमाल वाली फिल्म देखी हो ना, संजय दत्त लटक जाता है, उसके पैर के नीचे उसके पैर पे एक बच्चा लटक जाता है, एक और बच्चा लटक जाता है, ठीक है। तो फिर मान लीजिए एक इंसान लटक रहा, इसका पैर पकड़ के एक और इंसान लटक रहा है, सॉरी इसका हाथ यहाँ होंगे, इसके पैर पकड़ के एक और इंसान, अरे ये हाथ तो उधर, हाँ ठीक है। और फिर इसका पैर पकड़ के एक और इंसान लटक रहा, ठीक है। और फिर इसका पैर पकड़ के एक और इंसान लटक रहा, जगह नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं लटकता, ठीक है। तो मान लीजिए ये रामलाल है, ये श्यामलाल है, ये मोहनलाल है, और कोई लाल आपको पता है क्या, ये माँ का लाल है, ठीक है। तो ये चार ऐसे लटक रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर आप पूछेंगे कि इस इंसान पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके पैर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फिर सिर्फ इसका लगेगा, माँ के लाल का। और अगर इस पे पूछेंगे श्यामलाल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उससे मोहनलाल और माँ के लाल दोनों का फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस पे पूछेंगे रामलाल के पैर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो श्यामलाल, मोहनलाल, माँ के लाल तीनों का फोर्स लगेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। थोड़ा ज़्यादा ही ह्यूमरसली हो गया पर चलता है, ठीक है। तो फिर इसी तरह जब वन में पूछा गया वैगन वन में कितना फोर्स लग रहा है, तो इसमें इन सब का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फिर ये फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल्स टू m/a। अब मास कितना है, इन चारों को लिया जाएगा ना तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, क्योंकि चारों का 2 2 2 2 है। और इनटू एक्सीलरेशन, अब किस एक्सीलरेशन से ये गाड़ी चल रही थी आगे, किससे चल रही थी, 1.944 से चल रही थी, जो कि अभी हमने निकाला था। तो ये हो जाएगा 1555.55 न्यूटन, शायद इतना ही होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 11th में तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है, इन ऑटोमोबाइल व्हीकल ऑफ मास 1500 kg, ठीक है, और व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड द रोड सो दैट व्हीकल शुड बी स्टॉप विथ एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मतलब ये बता रहा है कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसका मास है 1500 kg, और फिर कितनी फोर्स उस व्हीकल के टायर या और रोड के बीच में लगे तो फिर उसका इस एक्सीलरेशन से 1.75 के एक्सीलरेशन से स्टॉप हो, मतलब कि उसका रिटार्डेशन 1.7 हो, ठीक है। तो बस फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, m/a, मास कितना है यहाँ पे 1500, ठीक है, इंटू माइनस में लिखेंगे क्योंकि वो रिटार्डेड हो रहा है 1.75, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2550 न्यूटन। चेक करिएगा एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। तो फील तो आ रहा है ना क्वेश्चंस करने का, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना, मतलब हर जगह ऐसे ही नहीं फॉर्मूला लगा देंगे F=ma, मैं बोल देता हूँ कि बस एक ही फॉर्मूला, थोड़ा समझना भी होता है कहाँ लगेगा, समझ तो आ ही रहा है। मास दिया, एक्सीलरेशन दिया, फोर्स पूछा तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 एक ओरल क्वेश्चन उसमें पूछा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड हैविंग मास m। सीधी बात है, मोमेंटम क्या होता है, p = mv, ठीक, mv। तो देखिए एक और आसान सा क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 10, इसमें पूछा है, यूजिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। एक वुड का कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट मतलब कमरा टाइप का है एक, ठीक है। तो उसको हम 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कमरा नहीं, छोटा कमरा होगा, ठीक है, 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और अच्छा अक्रॉस अ फ्लोर, और एक फ्लोर के अक्रॉस मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, v इसकी कांस्टेंट है, ठीक है। अब पूछेगा व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन कैबिनेट। अब पूछेगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगी कैबिनेट पे, तो आप बोलेंगे यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, तो सोचिए इस पर फोर्स लग रहा है और इसका यूनिफॉर्म मोशन ये परफॉर्म कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। जब फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ने ये बोला था, फर्स्ट लॉ ने बोला था, सेकेंड लॉ ने बोला था कि जब फोर्स लगता है तब एक्सीलरेशन होता है। तो क्या न्यूटन गलत था, नहीं। 200 न्यूटन फोर्स इधर लग तो रहा है, पर वही फोर्स फ्रिक्शन के बराबर, फ्रिक्शन भी इसमें 200 न्यूटन ही लग रहा है, तो जितना फ्रिक्शन लग रहा है उतना हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। देखिए आसान क्वेश्चन था ना बिल्कुल, अच्छा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दो मास आ रहे हैं
सेम स्ट्रेट लाइन में पर अपोजिट डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन और ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। तो क्या हुआ कि उन दोनों की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड थी और बिफोर द कोलिजन के बाद वो एक दूसरे से चिपक गए, ठीक है, स्टिक टुगेदर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। देखिए क्या हुआ कि हम लोग सिचुएशन बना रहे थे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, एक थोड़ा दूर एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल देते हैं। अब इनका कोलिजन हुआ और अब ये एक दूसरे में चिपक गए, ए बी, ठीक। तो बस इसका मास m1, इसकी स्पीड u1, इसका मास m2, इसकी स्पीड u2, इसका मास m1 m2, ये v1 और v2, ठीक है। तो फिर अब देखिए क्या होगा। हाँ देखिए इसमें वही लगा देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो m1 कितना है, मास कितना दिया है, मास दिया है 1.5 kg, 1.5 kg, 1.5 लिखो। वेलोसिटी कितनी है पहले वाली की, उधर की तरफ है ना, उधर पॉजिटिव है 2.5 माइनस में इसका मास कितना है, इसका मास भी 1.5 है। इसकी वेलोसिटी कितनी सेकंड, इसकी इधर है तो इसको नेगेटिव प्लस में इसकी ये नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए वेलोसिटी 2.5 थी, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब मास तो 1.5 ही था, 1.5। अब देखिए जब दोनों एक दूसरे में चिपक गए, स्टिक हो गए, तो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे ना, तो फिर हम लिख सकते हैं v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v एक कॉमन वेलोसिटी दोनों की, ठीक है। तो v ले लेते, तो v ले लेंगे तो ये m1 प्लस m2 हो जाएगा 1.5 प्लस, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा m1v प्लस m2v, ये हो जाएगा। अब v कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। m1 m2 है कितने 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू v, ये हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आएगा, कैलकुलेट करिए 3.75, ये कितना आएगा माइनस 3.75, कितना हो जाएगा 3v, कट गया 0, तो v कितना आएगा 0, ठीक है, v 0 आएगा, ठीक। मतलब कि ये दोनों आपस में आके चिपक गया फिर वहीं रुक गए। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम था, कितना था इनिशियल मोमेंटम 0 था, क्योंकि 3.75 इधर की तरफ था, 3.75 इधर की तरफ था, दोनों को ऐड करते 0। तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए था, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए था, तो इन दोनों को रुकना पड़ा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन 12 जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं एक बार इसको रीड आउट कर देता हूँ। तो ये है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push an object, the object push back on us with an equal and opposite force. If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justified this by answering that the two opposite and equal force cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck do not move. ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है वो एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए एक क्यूरियस स्टूडेंट था, मान लीजिए इसका नाम रामलाल था, ठीक है। ये भाई गया एक्सपेरिमेंट करने, एक सामने देखा एक ट्रक खड़ा, ये उसको फोर्स लगाने लगा, तो इसने इसको फोर्स लगाया और वो हिला नहीं। तो इसने सोचा कि मैं एक्शन उस पर कर रहा हूँ, वो मुझ पर रिएक्शन कर रहा है, दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसीलिए वो मूव नहीं कर रहा और खुशी खुशी वापस आ गया कि मैंने एक फिजिक्स के क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। तो हम सबको पता है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स कैंसिल आउट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते, वो दो ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स इधर लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स इधर लग रहा है, ये कैंसिल आउट कैसे हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, इसका कुछ मास है, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लग रहा है, इसका भी कुछ मास है, इन दोनों का एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट नहीं होते। कैंसिल आउट कब होते हैं, जब वो एक ही पे लगते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पर कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर अब बताइए ट्रक मूव क्यों नहीं किया। ट्रक मूव इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने जो फोर्स लगाया था वो फोर्स काफ़ी कम था उसके फ्रिक्शन के मुकाबले। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठीक है,
उसका मास इतना ज़्यादा है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए वो ट्रक मूव नहीं किया। उसको लगा कि एक्शन ही एक्शन की वजह से नहीं मूव किया, लगता है सही से पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, मेरे लेक्चर नहीं देखता है, इसीलिए ट्रक मूव नहीं किया, ठीक है, इसीलिए ये इसका आंसर गलत समझ बैठा, ठीक है, समझ गया ना, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 100 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाय द हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied on the hockey stick. ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक हॉकी बॉल थी, ऐसे थी, इधर आ रही थी, ले लेता हूँ, एक हॉकी बॉल थी, इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका मास है 0.2 kg, 200 ग्राम है, उसको हमने 1000 डिवाइड कर दिया तो 0.2 kg आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक हॉकी स्टिक है, ठीक है, ये इधर आ रही थी तो हॉकी वाले ने ऐसे इसको हिट किया तो अब ये इधर जाने लगी, मतलब अब इधर जाने लगी, ठीक है, वापस जाने लगी, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, उसका मास अभी भी 0.2 kg है। अब इसमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम फाइनल पी माइनस इनिशियल पी, ठीक है, फाइनल पी माइनस इनिशियल पी। तो देखिए फाइनल पी क्या होगा, फाइनल पी होगा 0.2 इंटू 5 1, ठीक है, माइनस इनिशियल पी कितना है 0.2 इंटू 10 कितना होगा 2, इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, ठीक है, मीटर सेकेंड, यही आपका आंसर है, ठीक है। और ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, मोमेंटम है ना भाई, डायरेक्शन देखोगे ना, ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो फाइनल मोमेंटम होगा -1, क्योंकि क्यों देखो माइनस नहीं लिखेंगे पर मास लिखोगे, मास कितना है 0.2 इंटू माइनस का 5 होगा, वेलोसिटी माइनस में है, अब माइनस तो है, ये वाला माइनस है, अब इनिशियल मोमेंटम तो पॉजिटिव था, कितना था 0.2 इंटू 10, ठीक, ये कर दोगे 0 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये कितना होगा -1 -2 इक्वल्स टू -3 मीटर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, गलती मत करना, ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden plank and come to rest in 0.03 second. Then calculate the distance of penetration of bullet into the block. Also calculate the force exerted by wooden plank on the bullet. ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक वुडन प्लैंक है ये, ठीक, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, वुड का प्लैंक है, ठीक है, एक बुलेट आती है यहाँ से, ये है 10 ग्राम की या फिर हम कह सकते हैं 0.01 kg की, ठीक, और ये कितनी स्पीड से आ रही है 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, इसमें घुस जाती है, ठीक है, पेनिट्रेट कर देती शायद, कहाँ गया, इट पेनिट्रेट द बुलेट, कैलकुलेटेड डिस्टेंस पेनिट्रेटेड, मतलब कि इसके अंदर कितनी घुसेगी, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को s मान लेते हैं, इसको बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, s मान लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमें निकालनी है, ठीक है, इसके टिप से निकालनी होती है ना, ये टिप पहले यहाँ थी आ गई, ठीक है, ये निकालनी, और दूसरा क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन प्लैंक ऑन द बुलेट। अब प्लैंक ने इस पे बुलेट पे फोर्स तो एक्सर्ट की है, क्योंकि ये इसकी क्योंकि एक वेलोसिटी थी, अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो डी एक्सेलरेट हुई है, तो जहाँ एक्सेलरेशन टर्म आता है वहाँ फोर्स तो आता ही है, ठीक है, तो पहला वाला हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, दूसरा वाला हम लॉज ऑफ मोशन से करेंगे। तो पहला वाला देखिए क्या था, डिस्टेंस हमें एस निकालना है, हमें क्या क्या दिया गया
हमें फाइनल वेलोसिटी दी गई है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, और हमें क्या दिया गया, हमें टाइम भी दिया गया। ये किस में यूज़ होते हैं? हाँ, तो क्या करेंगे, इन तीनों को यूज़ करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन और इन तीनों को यूज़ करके हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सब निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, फोर्स हमें फाइंड करना है, ये तो हमें दिया नहीं ना, फोर्स हमें फाइंड करना है और एस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमें अभी वी यू और टी पता है। ठीक है, वी यू और टी पता है, तो इससे ए तो पता चल जाएगा ना। तो देखिए वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो वी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इक्वल्स टू यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 150 और प्लस ए। ठीक है, ए, और टाइम कितना है, टाइम है 0.03। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, जो चीज़ आपको पता नहीं होती उसको हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, तो ए के पॉजिटिव मानेंगे, बाद में ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन मतलब ये रिटार्डेशन था। ठीक है, तो 150 इधर जाएगा, -150 अपॉन ये इसके नीचे आएगा 0.03, तो ये पॉइंट हटाया तो 2 0 बढ़ाया, 3 से 1 हट गया, कितना आ जाएगा, 5 जाएगा, 000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, सही है ना। 5000 मीटर पर सेकेंड हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें तो एस निकालना था ना, एस, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हमें पता है वी 0 है क्योंकि स्टॉप हो गई फाइनली जाके, तो 0 इक्वल्स टू यू कितना है, यू है 150 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, और प्लस 2 ए कितना, ए है -50,000। ठीक, 5000, और एस है, एस तो हमें निकालना ही है, तो ये टर्म नेगेटिव हो गया तो इसको उधर भेज दो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा अब 2 × 5000 कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 एस इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर वैसे होता है 15 का क्या होता है, 225 होता है, तो 225,000 ये कैसे होता है, तो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 कटा, अब 102.25 मीटर। ठीक है, अब क्या बचा फोर्स निकालना। फोर्स इक्वल टू होता है m/a, मास दिया गया है, फोर्स बुलेट पे निकालना है, बुलेट का मास है 0.01, एक्सीलरेशन था 5,000 सॉरी, अब वो भी माइनस में। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, तो ऐसे कर देते, तो ये कितना हो जाएगा, -50 न्यूटन। -50 क्यों आया, क्योंकि फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में थी, इसका रिटार्डेशन हुआ। ठीक है, तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ एन स्टिक टू एन स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था 1 kg का, एक ऑब्जेक्ट था 1 kg का। ठीक है, और वो एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, इसकी u इसका 0 था, और इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास था 1 kg, 1 kg, इसका मास है 5 kg। ठीक है, तो ये आके इससे चिपक गया। ठीक है, स्टिक टू क्या लिखा, स्टिक टू एन स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये साथ साथ हो गए। ठीक है, साथ साथ चलने लगे एक कॉमन वेलोसिटी v से। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड, ठीक है, ऑल्सो वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ, इस केस में मोमेंटम और इस केस में ये पी आई है, ये पी एफ है, मोमेंटम निकालना है और ये वेलोसिटी निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मोमेंटम देखो पहले कितना हो जाएगा, 1 kg है, पी आई कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इसमें चलो एक ही डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, मास 1 स्पीड 10 प्लस मास 5 स्पीड 0 कितना हो जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी फाइनल कितना हो जाएगा, मास 1 वेलोसिटी v प्लस मास 5 वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, 6v। ठीक है, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अब हमें वेलोसिटी निकालनी, तो कोई फोर्स एक्सटर्नल तो लग नहीं रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, इन दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 6v।
v इक्वस टू 10/6, 10/6 मतलब 5/3, 5/3 मतलब 1.667 और भी आगे चलता जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल एकदम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find force exerted on the object. तो क्या क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना, फाइनल इनिशियल मोमेंटम। तो उसमें दिया है कि एक ऑब्जेक्ट था 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, 3 सेकेंड बाद 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगा, जिसका मास था 100 kg, अभी भी मास है 100 kg। ठीक है, और बस पी फाइनल हो जाएगा, पी इनिशियल हो जाएगा 5 × 100, कितना होगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पी फाइनल हो जाएगा 100 × 8, कितना हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड था, 6 सेकेंड अभी टाइम नहीं, काम नहीं आया, 6 सेकेंड। और फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास इंटू v माइनस यू अपॉन टी। बस वैल्यू रख दीजिए, मास है 100, ये है 8 माइनस 5/6, कितना हो जाएगा 100 × 3/6, 2 से गया 50 न्यूटन। ठीक, 50 न्यूटन आंसर आया। आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी नहीं करा रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा है बहुत जल्दी लिख के, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो मैंने इतनी जल्दी करा दिया। ठीक है, ना समझ आया फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था इसलिए जल्दी करा दिया, वरना तो सारे क्वेश्चन समझा के ही कराता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 17 एक सिचुएशन के ऊपर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 कि 3 दोस्त हैं, अख्तर, किरण एंड राहुल। ठीक है, तो ये तीनों कार से जा रहे हैं, तो क्या होता है एक इंसेक्ट इनकी कार में आके टकरा जाता है। ठीक है, तो अख्तर बोलता है कि किरण बोलती है, पहले कौन बोलता है, किरण बोलती है कि जो इंसेक्ट है उसका चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हुआ है कार के मुकाबले। ठीक है, तो और अख्तर बोलता है कि वो इंसेक्ट पे इतनी ज़्यादा फोर्स लगी कि इंसेक्ट मर गया, पर राहुल बोलता है कि कार और इंसेक्ट पे दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगी और दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी सेम हुआ। तो आपको बताना कौन सही है। ठीक है, पहले आते किरण पे। किरण ने बोला कि इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है, कार के मुकाबले, पर ऐसा नहीं है, दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम है। क्यों, देखिए ये कार है, ठीक, ये कार है, ये मान लीजिए छोटा सा इंसेक्ट है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ जा रही है। ठीक है, तो फिर जो इंसेक्ट है वो पहले यहाँ आ रहा था, अब वो इधर जाने लगा। ठीक है, इससे चिपक जाएगा, वो उधर जाने लगा, तो उसका तो बहुत ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम हो गया। इधर आ रहा था एकदम से इधर हो गया, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती, तो अपोजिट डायरेक्शन जब हो जाता है तो ऐड हो जाता है ना, क्योंकि आपने पहले मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v थी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v थी, अब इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v हो गई है और इसका मास था m। तो देखिए इनिशियली कितना था, इनिशियली इतना था -mv, अब माइनस फाइनल कर देना, फाइनल कितना है mv है माइनस, और पहले -mv था तो 2mv हो गया, तो इसका मोमेंटम बदला है इतना। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका मास इतना कम है, तो इसीलिए इसकी स्पीड में इतना चेंज आ गया। ठीक है, पर कार का तो मास बहुत बड़ा है, तो इसमें भी थोड़ा इन दोनों में मोमेंटम सेम कंजर्व हुआ है, कि इस पोजीशन में मोमेंटम कंजर्व हुआ है, दोनों का मोमेंटम चेंज सेम है, पर कार का मास इतना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इतना ही ज़्यादा बड़ा कि वेलोसिटी में बहुत छोटा सा चेंज आया, तो कार को फ़र्क तक नहीं पड़ा। मान लीजिए ऐसा कुछ चेंज आया 0.00001 या 2, ऐसा कुछ चेंज आएगा, तो इतनी स्पीड में चेंज आएगा मीटर पर सेकेंड, इतना आपको क्या ही पता चलेगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम दोनों का ज़्यादा है, तो किरण तो गलत है भाई। अख्तर ने बोला कि वो इतनी तेज़ उस पर फोर्स लगी कि वो मर गया, तो वो भी गलत है, मर भी सकता नहीं मर सकता, और कार पे भी तो उतनी ही तेज़ फोर्स लगी, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ ना, जब कार से ऐसे आके टकराया तो जितनी उस पर फोर्स लगी उतनी ही तो कार पे भी फोर्स लगी ना,
वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, तो राहुल सही है, ठीक है, ये दोनों गलत थे। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन था। तो ये इस चैप्टर का और इस लेक्चर का दोनों का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ़ इट फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक डंबल है, ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर से गिरा, 80 सेंटीमीटर से गिरा, तो ये कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। तो अभी तो इसके पास खुद ज़ीरो मोमेंटम है, तो ये जब यहाँ आ जाएगा, मतलब बस टकराने ही वाला होगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके पास तब जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम ये फ्लोर को ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि फिर तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m/v, ठीक है। जहाँ पे हमें m पता है पर v नहीं पता, v कैसे निकालेंगे। हमें क्या क्या दिया, हमें डिस्टेंस दिया है, हमें एक्सेलरेशन भी दिया है, हमें फाइनल वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी। तो बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। और ये g दिया है, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे गिरती है तो उस पर कितना एक्सेलरेशन लगता है, वही g है। ये 10 होता है, 9.8 होता है, पर अप्रॉक्सीमेट 10 ले लेता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक है। v² कितना हो जाएगा, v² हो जाएगा, u तो 0 था क्योंकि वो 0 से गिरा है, 0 हाइट से गिरा है। 80 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 0.2 इंटू 10 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा v²। तो v कितना आएगा, 4 आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v आ गया, तो बस p निकालना है, p कितना, p है mv, मास है 10 इंटू 4, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया मोमेंटम, ठीक है। फिर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, और इसके आप और भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे चांद में दिए हैं, या फिर आपके पास कोई भी बुक हो उससे लगाइएगा, ठीक है। फिर पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।